प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हमने पिछला चैप्टर जो हमारा पिछला मॉड्यूल था चैप्टर 1 का, उसमें हमने पढ़ी थी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे जारी रखते हुए पढ़ने जा रहे हैं दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में फ़र्क क्या आता है। तो जैसा कि हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में ये देखा, हाउ दी टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम काउंटिंग डिवाइस अवेकर्स टू एनालिटिकल एंड डिफरेंस इंजन। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बीच में आए, अवेकस और एनालिटिकल या डिफरेंस इंजन के बीच में, तो फिर जाकर हमें मिला कंप्यूटर। तो इस तरह से हमने टेक्नोलॉजी देखी कैसे डेवलप हुई, पहले क्या यूज़ हुआ, फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट आया, फिर कौन सा आया, वो आपने पूरी डिटेल में लिखी हुई है। अब हम आगे चल रहे हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स पे। तो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स हमें क्या बताएंगी, ये हमें स्टेप वाइज बताएंगी हाउ दी टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर कोर्स। कि टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई, वो तो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, डिवाइसेस आ गए। जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स थी वो सीरी इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस से ही रिलेट करती थी, जबकि अब जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं ये टेक्नोलॉजी से रिलेट करेगी कि टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई है, पहले कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती थी, फिर कौन सी इस्तेमाल होने लगी, और फिर कौन सी। इस तरह से ये हम चीज़ें देखने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। लेकिन ये कैसे पढ़ेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देर आर 5 जनरेशन्स, पूरे स्टेप्स को 5 जनरेशन्स में कैटेगराइज किया हुआ है। ये आपने लर्न भी करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में नियर अबाउट बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन एनी टू जनरेशन्स, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ या फर्स्ट फिफ्थ, इस तरह से कोई भी दो जनरेशन का डिफरेंस, या ऐसे ही 2-3 जनरेशन पूछी जाती है, यानी हो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो वो कब से लेकर, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड कि ये 1945 से लेकर 1956 तक रही। यानी कि 1945 से लेकर 1956 तक जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आई, डेवलपमेंट हुई, उसको पहली कैटेगरी में रखा गया और नाम दे दिया गया फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले तो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स और वेल्व्स यूज होते थे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। फिर ये बहुत साइज में बहुत लंबे चौड़े हुआ करते थे, वे वर एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज एंड नॉट रिलायबल। होते भी बहुत बड़े थे, लेकिन क्या ये हमारा काम ठीक से कर पाएंगे, क्या ये ठीक से आंसर हमें दे पाएंगे, प्रोसेसिंग ठीक से कर पाएंगे, ये पक्का श्योर नहीं होता था। यूज्ड मशीन लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। तब और कोई भी लैंग्वेज नहीं थी, सीधी बाइनरी मशीन लैंग्वेज ही यूज की जाती थी। उसके बाद अगर हम फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स के नाम अगर देखें तो वो इस तरह से हैं, जैसे इनाइक, ये 1946 में आया। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसी तरह से एडसेक 1949 में आया और इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर आया एडवेक, ये है 1950 में, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर आया यूनिवैक, 1951 में आया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद अगर हम इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस देखें तो एडवांटेज तो थी ही, क्योंकि कंप्यूटर है, कुछ भी नहीं होने से कुछ तो भला, ये आपने सुना है। तो कंप्यूटर है, नहीं होने के बजाय हमारे पास है, ये तो इसकी एडवांटेज हो गई। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या थी, वर वेरी बल्की, सो वर नॉन पोर्टेबल, बहुत भारी थे, बहुत साइज में बड़े थे, इसीलिए नॉन पोर्टेबल थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह हम उठाकर नहीं ले जा सकते थे। यूज टू एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यू टू यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। आगे चलकर आपको मैं वैक्यूम ट्यूब्स दिखाऊंगा ये कैसी होती हैं।
तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा हीट ये एमिट करते थे। एयर कंडीशनिंग तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। अनरिलायबल, वो हमने पहले पढ़ लिया एयरपोर्ट कि ये अनरिलायबल थे। उसके बाद सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में काम हुआ 1957 से लेकर 1963 में, उसको हमने दूसरी कैटेगरी में डाला और उसका नाम रख दिया सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब ये वैक्यूम ट्यूब्स उसमें हमने देखा वो यूज होती थी, यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर यूज होने लगे। अब ट्रांजिस्टर चूंकि वैक्यूम ट्यूब से छोटा होता है, इसलिए कंपैक्ट, साइज इसका कंपैक्ट हो गया। उसके बाद कबोल और फोर्ट्रान, ये लैंग्वेजेस इसने यूज की हैं। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल की फुल फॉर्म है, और फार्मूला ट्रांसलेशन ये फोर्ट्रान की फुल फॉर्म है। ये लैंग्वेजेस यूज होने लगी। अब इस एज के कुछ कंप्यूटर्स की बात करें तो वो हैं IBM 1620 एंड CDC 3600, ये साइंटिफिक पर्पजेज के लिए यूज होने लगे। और IBM 144 ये बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूज होने लगे। उसके बाद इसकी अगर एडवांटेजेस देखते हैं तो ये स्मॉलर थे, कम हीट अमिट करते थे, जनरेट करते थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फास्टर से उससे काम जल्दी करने लगे और एरर्स भी कम करने लगे। ये कुछ एडवांटेजेस रही, लेकिन साथ साथ में इसकी डिसएडवांटेज भी थी। डिसएडवांटेजेस क्या थी? एयर कंडीशनिंग फिर भी बहुत ज़्यादा चाहिए थी। फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस, उसको बार बार मेंटेन करने की जरूरत पड़ती थी। एक बार बना दिया तो काफ़ी देर के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं था। वर डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस एंड वर क्वाइट एक्सपेंसिव, बनाने में भी मुश्किल थे और साथ में बहुत कॉस्टली भी थे, खर्चीले थे, बहुत खर्चा आता था इनको लेने। अगर हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो ये 1964 से लेकर 1971 तक के कंप्यूटर्स को हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में मानते हैं। अब इन्होंने ट्रांजिस्टर यूज नहीं किए, इसमें आईसीज यूज होने लगे। आईसी आप फिजिक्स में पढ़ोगे, दिस इज इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हम चिप भी बोलते हैं। ट्रांजिस्टर की जगह ये यूज होने लगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। वर मोर कंपैक्ट एज आईसी इज मोर कंपैक्ट देन ट्रांजिस्टर। अब और कंपैक्ट हो गया, ट्रांजिस्टर कंपैक्ट था वैक्यूम ट्यूब से, लेकिन जो आईसी है और कंपैक्ट है एज कंपेयर टू ट्रांजिस्टर। उसके बाद इसने हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे बेसिक है, पास्कल है, ये लैंग्वेजेस यूज करना शुरू कर दी। उसके बाद इसके कुछ कंप्यूटर्स के नाम अगर जानना चाहें तो IBM 360, PDP-8, PDP-11, Cray-1 एंड वैक्स, ये इस तरह से इसके कुछ नाम हैं कंप्यूटर्स के। एडवांटेजेस की बात करें तो स्मॉलर हैं, कम हीट जनरेट करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कंपेयर किया जाए तो। फास्टर हैं, इसलिए कंप्यूटेशनल टाइम रिड्यूस कर दिया। कंप्यूटेशन मीन्स कंप्यूट करने वाला, कंप्यूट मीन्स कैलकुलेशन का टाइम कम हो गया, इसलिए फास्ट हो गया। इजीली पोर्टेबल, कंपेरेटिवली चीपर एज वेल एज रिक्वायर्ड लेस पावर, पावर भी कम लेते हैं, सस्ते भी हो गए और साथ में इजीली पोर्टेबल, घर से मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम इसको ले जा सकते हैं। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हो गई? एयर कंडीशनिंग या कूलिंग तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको भी चाहिए। हाईली सॉफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। आईसी चिप्स बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हुई बड़ी सॉफिस्टिकेटेड है, बड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है। डिफिकल्ट टू मेंटेन द आईसी चिप्स, अब आईसी चिप्स तो बन गई लेकिन उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। उसके बाद फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिकली जो आज भी हम यूज कर रहे हैं, इनको भी हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ही मानते हैं। तो ये 1971 से लेकर जो कंप्यूटर्स तैयार हुए उनका वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आ गए। यूज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी एंड ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसमें खाली इंटीग्रेटर सर्किट थे,
यहाँ पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गई, यानी कि बहुत सारे डिवाइसेस को हमने एक चिप पे रख दिया तो हो गई VLSI, और उससे भी ज़्यादा को रख दिया तो हो गई ULSI। जैसे हम देखते हैं आजकल प्रिंटर सर्किट बोर्ड आते हैं, उस पे खाली प्रिंट से बने होते हैं, वही सारे डिवाइसेस का काम कर जाते हैं, कोई ट्रांजिस्टर नहीं, कोई कुछ और नहीं। अब इतनी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है तो नेचुरली कंपैक्ट हो गए और साथ में सस्ते भी हो गए। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि सी है, C++ है, यावा है, ये लैंग्वेजेस इसके लिए यूज होने लगी। अब इस जनरेशन के अगर कुछ कंप्यूटर्स के नाम हम पढ़ना चाहें तो वो इस तरह से हैं: IBM PC, एप्पल, मैकिन्टोश, सन, SARC स्टेशन एक्स्ट्रा, ये कुछ इस जनरेशन के कंप्यूटर के नाम हैं। अब अगर हम इसकी कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो ये चीपर हैं और जनरेट नेग्लिजिबल हीट। एक तो सस्ते हैं और साथ में जीरो के बराबर हीट जनरेट करते हैं एज कंपेयर टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अभी भी आप देखते हो कि कंप्यूटर हीट जनरेट करता है, लेकिन ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कम जनरेट करता है। फास्टर हैं और कंज्यूम लेस पावर, तेज काम करते हैं और पावर भी कम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इजीली पोर्टेबल, तो देख रहे हो आपके लैपटॉप उठाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, टैब्स भी आ गई, ये भी आ गया, वो भी आ गया। हैव लार्ज मेमोरी एंड हाई फंक्शनल स्पीड, कितनी ज़्यादा मेमोरी है, कितना ज़्यादा डाटा ऑपरेट कर सकता है, कितना ज़्यादा डाटा स्टोर करता है, ये तो आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं, आप तो टेक्नोलॉजी से ऑलरेडी जुड़े हुए हो। हाई फंक्शनल स्पीड, और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहली बात तो माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन और फैब्रिकेशन बहुत कम्प्लेक्स है और स्किल्ड स्टाफ चाहिए, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का डिज़ाइन करना, उसको डिज़ाइन करना, उसको फैब्रिकेट करना, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स काम है। इसके लिए काफ़ी स्किल्ड स्टाफ चाहिए, आम लेबर काम नहीं कर पाएगी। लिमिटेड टू वेरी फ्यू कंपनीज, e.g. इंटेल, AMD, सो ऑल आर डिपेंडेंट ऑन देम। दूसरी इसकी डिसएडवांटेज ये आती है कि इतना हार्ड वर्क अब हर कंपनी तो नहीं कर पाएगी, ना ही करना चाहेगी, इसलिए बहुत कम कंपनीज हैं जो कि इतना हार्ड वर्क करती हैं और ऐसे कंप्यूटर्स को तैयार करती हैं। इसलिए हम सभी उन्हीं कंपनीज पे डिपेंड हो गए हुए हैं। वल्नरेबिलिटी ड्यू टू नेटवर्किंग इंटरनेट कनेक्शन फैसिलिटी। अब देखो, अब हर कंप्यूटर में फैसिलिटी है कि हम उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, या हर कंप्यूटर की नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको इंटरनेट से कनेक्ट किया जाए, नेटवर्किंग बनाई जाए, नेटवर्किंग की जाए। इसलिए वल्नरेबिलिटी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नेट से हो जाती है। ये भी आपको बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो और आपको पता है मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं। पहले जब फ़ोन था तो हम इंटरनेट यूज़ नहीं करते थे, तो उसमें खराबियाँ भी कम होती थी, प्रॉब्लम्स कम लेता था। आजकल नेट चलता है तो खराबियाँ भी ज़्यादा लेता है। तो लास्ट जनरेशन है जी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अगर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें, आर इन यूज एवरीडे वर्क, बट जापान एंड अमेरिका आर स्टिल ट्राइंग टू ऑटोमेट द सिस्टम इटसेल्फ। फोर्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर तो काम चला ही रहे हैं, बहुत अच्छा काम उनसे चल रहा है, लेकिन जापान और अमेरिका ये अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया जाए, क्योंकि जापान और अमेरिका ऐसे कंट्रीज हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं, अपने वर्कर्स को पे भी अच्छी खासी देते हैं। इसलिए वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको डेवलप करने के लिए नई नई बातें खोजते रहते हैं। फॉलोइंग वुड बी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम फिफ्थ जनरेशन। अगर जापान और अमेरिका कामयाब हो जाता है फुली ऑटोमेट करने में, अभी हो रहा है, आप देख रहे हो, अभी जब कोरोना वायरस चल रहा था तो हमने देखा कि वहाँ जो डॉक्टर्स हैं या नर्सिस हैं, उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए
कि हर बार उनको पेशेंट के पास जाना पड़ता है, उनका खाना लेकर, उनकी दवाइयाँ लेकर, उनकी मेडिसिन लेकर। तो उसकी जगह एक रोबोट तैयार किया गया था, जो कि रोबोट खुद ही दवाइयाँ, खुद ही सामान बाकी लेकर हर पेशेंट के पास जाया करता था। तो ये इम्पैक्ट है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का। इस तरह के कंप्यूटर्स आएंगे, रोबोट्स काम करेंगे, सॉफ्टवेयर उनमें फिट किया जाएगा, वही सारे काम खुद से करेंगे, ऑटोमेट। तो इसकी अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मल्टी प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है। एक प्रोसेसर इसमें काम नहीं करेगा, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स काम करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर इज नॉट इंटेलिजेंट, लेकिन उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी जाएगी तो वो इंटेलिजेंट बनाया जाएगा। ऐसी कोशिश है जापान और अमेरिका की। यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन सर्किट्स, अब सर्किट्स में वो ऑप्टिकल फाइबर यूज करता है। ऑटोमेटिक ऑडियो इन एनी लैंग्वेज टू कंट्रोल द वर्क फ्लो ऑफ द कंप्यूटर। तो अभी टाइपिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हर आदमी टाइप करना पसंद नहीं करता है। लोग ये चाहते हैं कि हमें कोई भी डाटा कंप्यूटर में फीड करवाना हो, कोई भी प्रोग्रामिंग करनी हो, तो वो हम ऑडियो बोले और कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली टाइप कर ले। तो इस तरह का भी सिस्टम डेवलप हो रहा है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद मैग्नेटिक इनेबल्ड चिप्स होंगी, ह्यूज डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज। अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है, लेकिन ये बढ़ा रहे हैं उसको कि स्टोरेज को और बढ़ाया जाए और इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल स्टोर करवाया जाए। मटेरियल मीन्स डाटा। मोर पावरफुल माइक्रो एंड मैक्रो कंप्यूटर्स, इस बहुत पावरफुल माइक्रो और मैक्रो कंप्यूटर्स तैयार करने की कोशिश है। डेवलपमेंट ऑफ अनॉर्मस पावर्स विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी तो नेचुरली पावर भी बढ़ाने की कोशिश है। डेवलपमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स के एलिमेंट्स को भी बढ़ाने की कोशिश है। अब चलो, आपको जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जो इसमें डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, वो आपको यहाँ मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात हुई है वैक्यूम ट्यूब्स। पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फिर ट्रांजिस्टर्स यूज हुए, उसके बाद आईसीज यूज हुए। तो ये तीनों चीजें आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले आगे वैक्यूम ट्यूब्स इस तरह की होती हैं। वैक्यूम ट्यूब्स ये यूज होती थी एज डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसलिए हीट भी बहुत एमिट करती थी ये, और साथ में साइज भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा हो जाता था। अब बाद में आ गए ट्रांजिस्टर्स। तो ये देखिए ट्रांजिस्टर्स, तो ये ट्रांजिस्टर देखा जैसे कि दिखाई दे रहा है कि ये इससे कंपैक्ट हैं और हीट भी कम जनरेट करते होंगे, इस तरह से दिखाई देता है। अब आगे आईसीज की बात आती है, तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर को जोड़कर ये बना दिए गए आईसीज। एक आईसी में कितने ही ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो इट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट। इसी तरह से वीएलएसआई, जब वीएलएसआई हुई या एलएसआई हुई, मदरबोर्ड तो आपको दिखाया ही था। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होती गई और कंपैक्टनेस आती गई। तो ये तीन चीज़ें आपने देखी। तो थैंक्स ए लॉट।